हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉट गुड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एयर। तो जो चैप्टर में सबसे पहले बताया गया है वो है वायु का संगठन। वायु का संगठन, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाए जाते हैं, कितने परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है और दूसरी कौन सी गैसें पाई जाती हैं और उनका कौन कौन उपयोग करता है। मनुष्य किस प्रकार की गैस लेते हैं और पशु या पौधे किस प्रकार की। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं वायु के संगठन के बारे में। संगठन यानी कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट? 21%। ठीक है, तीसरे पर। और जो दूसरी गैस कौन सी पाई जाती है? और दूसरी गैस पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? 0.04%। ठीक है, और कौन सी गैस पाई जाती है इसमें? और इसमें पाई जाती है आर्गन। आर्गन कितनी पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है 0.93%। ठीक है, और अन्य गैसें, अन्य गैसें जितनी बची हैं वो अन्य गैसें, जैसे कि 77 और 78 और 21 एक बड़ा भाग मिलकर जो वायुमंडल का है वो बनाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये कितनी है? ये है 99। ठीक है, और ये कितनी है? ये 4% है। ठीक है, ये 93, यानी कितना हो गया? 97। और जो अन्य गैसें हैं वो कितनी पाई जाती है? वो 3% जो है अन्य गैसें पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 1% हुआ। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, आर्गन 0.93 और अन्य गैसें 0.03%। कहीं कहीं आपको ये 0.03% ही मिल जाएगा और ये जो है ये 0.04% ही मिल जाएगा, लेकिन इतना ही है। ठीक है, आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा आप इस वाले को मान लें। ठीक है, इसको। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इनका उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहला नाइट्रोजन को जान। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मनुष्य जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कुछ भाग उसका नाइट्रोजन का भी ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सांस को वापस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन हमेशा उसे निकाल लेते हैं। लेकिन ये तो मनुष्य की बात थी, लेकिन यदि हम बात करें पौधे, तो पौधों को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। ठीक है, लेकिन पौधे नाइट्रोजन इस प्रकार नहीं लेते जिस प्रकार हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि डायरेक्टली पौधे नहीं ले पाते हैं। तो पौधों किस प्रकार लेते हैं? ठीक है, तो जो पौधे होते हैं वो मिट्टी के या जीवाणु, तो मिट्टी या जीवाणु में नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, पौधों में जो मिट्टी में पौधे लगे होते हैं और जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन लेते हैं, ये नाइट्रोजन लेते हैं और उनके माध्यम से जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली पौधे नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन। कितनी पाई जाती है? ये 21%। ठीक है, तो मनुष्य जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, मनुष्य या जीव जो है, मनुष्य या जीव क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, मनुष्य और जो जीव होते हैं वो जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो संतुलन है वो बना रहता है। ठीक है,
मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो पौधे होते हैं, पौधे वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, जिससे इनके बीच में जो संतुलन है वो बना रहता है, ठीक है। और मनुष्य ऑक्सीजन लेता है तो क्या मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मनुष्य छोड़ता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये उसे ग्रहण करते हैं, तो इसके बीच में, इनके बीच में संतुलन बना रहता है। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ज्यादा हो जाए तो क्या होगा कि संतुलन जो है बिगड़ सकता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कब अधिक हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड कब अधिक हो सकती है, यदि हम कोयले का और ईंधन का उपयोग ज्यादा करेंगे, कोयले का और ईंधन का, कोयले एवं ईंधन का उपयोग यदि हम ज्यादा करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। आर्गन जो है, आर्गन जो गैस है वो बाकी जो अन्य गैस है वो 0.93% पाई जाती है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है वायुमंडल की संरचना, ठीक है। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, 5 परतें, ठीक है। कौन कौन सी, क्षोभ मंडल, और दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी बाह्य मंडल, ये है आधा, ये है, ठीक है, बाह्य मंडल, पांचवी बहिर्मंडल। तो ये क्रम से लगाने भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्रम के अनुसार बताओ कौन सी परतें कैसे पाई जाती है। तो सबसे नीचे जो परत पाई जाती है वो क्षोभ मंडल होती है, उसके ऊपर समताप, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल और फिर बहिर्मंडल। लेकिन काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि बाह्य मंडल और आयन मंडल क्या, तो मैं बता दूं आयन मंडल जो है वो इसका भाग है, ठीक है। आयन मंडल बाह्य मंडल का भाग है, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं डिटेल में इसको। सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली है क्षोभ मंडल। यदि हम बात कर लें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर तक है, ठीक है। 13 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, क्षोभ मंडल पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, ये पृथ्वी है, तो इससे ऊपर को ये यहाँ तक क्या है, ये 13 किलोमीटर तक क्या है, क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल है, ठीक है। इसमें मौसम से संबंधित सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में, ठीक है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं, चाहे वो जैसे मौसम संबंधी कैसा, चाहे वो कोहरा हो, चाहे वो वर्षा हो, कुछ भी हो, XYZ मौसम से संबंधित वो कहाँ पर होगी, वो जो होगी वो क्षोभ मंडल में होगी, ठीक है। तो इसके लिए इतने जानते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है। दूसरा है समताप मंडल। और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। कहाँ तक पाई जाती है, 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो इसमें कौन सा कार्य होता है, तो जो हवाई, जो वायुयान होते हैं ना, वायुयान उनके उड़ने के लिए ये जो यहाँ की स्थिति है वो आदर्श मानी जाती है, वायुयानों के उड़ने के लिए आदर्श, ठीक है।
आदर्श होती है। वायुयानों के उड़ने के लिए जो समताप मंडल है ये आदर्श होता है, और ये 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, ऊंचाई तक पाया जाता है। जैसे कि 13 किलोमीटर तक मंडल था, 50 किलोमीटर तक अगर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें इससे ऊपर, इससे ऊपर हमें फिर मिलेगा समताप मंडल। ठीक है, कहाँ तक, 50 तक। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पर है, समताप मंडल में। आपके एग्जाम में कभी भी पूछा सकता है कि ओजोन मंडल कौन सी वाली, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से रक्षा। ठीक है, सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से रक्षा होती है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है मध्य मंडल। मध्य मंडल ये कितना पाया जाता है, ये 80 किलोमीटर तक। ठीक है, समताप मंडल से ऊपर 80 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। ठीक है, जैसे 13 तक था ये, फिर 13 से ऊपर 50 तक, और फिर ये कितने तक आएगा, ये 80 तक। ठीक है, 80 किलोमीटर तक। ठीक है, मध्य मंडल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मध्य मंडल किस लिए आवश्यक होता, तो मध्य मंडल में जो उल्का पिंड आते हैं ना, वो मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। ठीक है, उल्का पिंड मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं, उल्का पिंड मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर लो इसका क्या, क्षोभ मंडल कितना पाया जाता है, क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर तक पाया जाता है, और मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं इसमें। उसके बाद समताप मंडल है। समताप मंडल क्या है, समताप मंडल में 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, और वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श है। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक बढ़ने के कारण इसमें छिद्र हो गए हैं। ठीक है, और यदि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे तो ये ज्यादा क्षति हो सकती है इसकी। ठीक है, और मध्यम मंडल है तीसरा, तो मध्य मंडल के 80 किलोमीटर तक पाया जाता है, और उल्का पिंड जो आते हैं वो मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। ठीक है, अब चौथे पर आते हैं। चौथा क्या है, चौथा है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, ये कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, ये 80 से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है, तो 80 से 400 तक क्या पाया जाता है, बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल 80 से 400 तक पाया जाता है। तो इसमें क्या कार्य होता है, इसमें संचार, रेडियो संचार। रेडियो संचार किस प्रकार होता है, पृथ्वी से जो तरंगे जाती हैं वो बाह्य मंडल से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाती हैं। ठीक है, जिससे हमारे जो संचार के माध्यम से जो है, जो हम फोन चलाते हैं, सोशल मीडिया जो भी यूज करते हैं, उनका संचालन होता है। ठीक है, जो पांचवी कौन सा है, पांचवा है बहिमंडल। और याद रखना आयन मंडल इसका भाग है एक, आयन मंडल इसका क्या है, एक भाग है। ठीक है, बहिमंडल क्या है, बहिमंडल। ठीक है, ये 400 किलोमीटर से ऊपर को जो पाया जाता है वो बहिमंडल पाया जाता है। ठीक है, 400 से ऊपर तक, 400 से ऊपर क्या पाया जाता है, बहिमंडल। 400 से ऊपर तक क्या पाया जाता है, बहिर्मंडल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हल्की गैसें होती हैं, हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन,
हीलियम और हाइड्रोजन जो है यहाँ से तैर कर, क्योंकि हल्की होती है, यहाँ से तैर कर अंतरिक्ष में जाते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जाती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु। तो पहला मौसम को देख लो, मौसम क्या है। यदि आप क्रिकेट के शौकीन है तो आपने यह बात जरूर सुनी कि क्या आज जैसे क्रिकेट में कभी कभी क्या होता है कि मौसम खराब होता है, तो उसमें जो बताने वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आज मौसम होने की संभावना है, इस तरह से वो बताते हैं, यानी कि मौसम के बारे में बताते हैं। तो मौसम क्या है? मौसम दिन प्रतिदिन या घंटे के हिसाब से होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, घंटों या दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन है, वो क्या कहलाता है? परिवर्तन मौसम कहलाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आज धूप निकल लिया, कल को बारिश हो गई, या सुबह तो अच्छी धूप निकली थी और शाम को बहुत ज्यादा सर्दी हो गई। तो ये क्या है? ये मौसम है। ठीक है, घंटों या दिन प्रतिदिन होने वाले जो परिवर्तन है वो मौसम कहलाता है। और मैं बता चुका हूँ कि मौसम जो है अरबी भाषा के मौसिम शब्द से लिया गया है। ठीक है, किस शब्द से लिया गया है? ये मौसिम, अरबी भाषा के मौसिम से, अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है। ठीक है, जलवायु क्या है? तो जलवायु इसके विपरीत होती है। ठीक है, जलवायु क्या है? कई सालों में किसी स्थान की औसत स्थिति जो होती है, किसी स्थान की औसत स्थिति होती है। ठीक है, औसत स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। ठीक है, जलवायु क्या है? कई सालों में किसी स्थान की औसत स्थिति जो है वो जलवायु कहलाती है। यानी कि ये एक दो साल से निर्भर नहीं करती। एक साल अधिक गर्मी हो गई, एक साल ज्यादा सर्दी हो गई, तो उससे हम यहाँ की जलवायु को परिवर्तित नहीं करते। इसके लिए हमें एक लंबे समय की जरूरत होती है, कम से कम 30 वर्ष में किसी भी स्थान की जलवायु को डिफाइन करना होता है। ठीक है, कि कितना परिवर्तन उसमें आया, उससे पहले हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मौसम में सबसे पहले क्या है? मौसम में जो है हम तापमान को देखेंगे। तापमान क्या है? तापमान, यदि आपसे कोई कहे कि तापमान को डिफाइन करो तो क्या, यानी तो उस बात को हम जानेंगे। ठीक है, तो तापमान क्या है? तापमान वायु में शीतलता एवं ताप का जो औसत है, जो परिमाण है, उसे क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। ठीक है, वायु में ताप एवं शीतलता का परिमाण, ताप, वायु में ताप एवं शीतलता का परिमाण क्या है? तापमान कहलाता है। तापमान कहलाता है। ठीक है, परिमाण है ये, परिणाम नहीं है। ठीक है, और तापमान को किस में नापते हैं हम? तापमान को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। ठीक है, तापमान को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। अब ये सेल्सियस नाम कहां से आया? ठीक है, तो एंडर्स सेल्सियस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने तापमान को डिग्री सेल्सियस में नापा, इसीलिए इसका नाम डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो तापमान क्लियर है।
वायु में ताप एवं शीतलता का जो परिमाण है वो तापमान कहलाता। अब इसके विपरीत एक क्या होता, आतपन होता। आतपन, आतपन क्या है, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहलाता है, ठीक है। सूर्य से आने वाली वह ऊष्मा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाता है, वो आतपन कहलाता है, ठीक है। इसे इस तरह से समझें कि जैसे हम पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भूमध्य है उष्ण कटिबंध, वहां पे क्या होती है, वहां पे ज्यादा धूप होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं क्या होती है, वो वहां पर बर्फ होती है, ठीक है। और जो ठंड है वो वहां पर होती है, ठीक है। यानी कि वहां पर जो है वो जो सूर्य है वो रुक नहीं गया है, वहां पर तिरछा पड़ गया, ठीक है। और यही कारण है कि ध्रुवों पर जो है बर्फ होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वायुदाब, ठीक है। तो वायुदाब क्या है, वायुदाब क्या है, वायुदाब किसे कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है वो वायुदाब कहलाता है। क्या, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है, ठीक है। वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है वो क्या कहलाता है, वो वायुदाब कहलाता है, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि हमारे ऊपर भी वायुदाब लग रहा है, लेकिन हमें इसकी एहसास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर जो वायुदाब लग रहा है वो चारों ही दिशाओं से समान लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये एक आदमी है, ठीक है। तो इससे इस तरह से मान लेंगे कि एक आदमी इधर से ढकेल जाए, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, यानी कि चारों दिशाओं से ही इस पर जोर लग रहा है। और इन सब का बल कितना, इन सब का बल समान है। तो ये चारों एक दूसरे की तरफ करने, इसलिए ये क्या करेगा, ये अपने स्थान पर रहेगा, जिसके कारण हम भी क्या है, हम जैसे हम हैं तो वायु क्या है, हमें चारों दिशाओं से समान भार समान बल के द्वारा ला रही है, इसलिए हमें इसकी अनुभूति नहीं हो रही, ठीक है। तो वायुदाब क्या, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है वो वायुदाब कहलाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं नेक्स्ट चीज। तो अब क्या है, पवन है, ठीक है। पवन यानी वायु। तो पवन या वायु क्या है, तो पवन या वायु क्या है, तो मैं बताऊं आपको। वायु का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना, ये बहना पवन कहलाता है, ठीक है। वायु का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहना पवन या वायु है, ठीक है। इसे इस तरह से समझते हैं, ठीक है। हमने पहले चित्र बना लिया, ठीक है। ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर किस प्रकार का वायुदाब बन गया, निम्न वायुदाब, ठीक है। और अभी हमने जाना है कि उच्च वायुदाब से जब निम्न वायुदाब की ओर हवा बहती है तो वो पवन कहलाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम जानेंगे निम्न वायुदाब। अब यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बह रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला जो भाग क्या है, ये उच्च दाब है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है। तो उच्च दाब है और ये निम्न दाब है, तो इसकी ओर तो आएगी। तो इसलिए ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये क्या है, ये पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बह रही है। अब ऊपर को देखो, यहाँ उच्च दाब है और यहाँ निम्न दाब है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी कि ये उच्च दाब हुआ, ये निम्न दाब हुआ, तो इधर को बह रही है, ठीक है। चिन्ह से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये निम्न दाब है, ऊपर उच्च दाब है, तो उच्च दाब से फिर निम्न दाब की ओर, तो ये उच्च दाब है
ये निम्न दाब है, तो फिर वायु इसकी तरफ आएगी, ठीक है। इसी प्रकार नीचे है, भूमध्य रेखा पर कैसा है, निम्न दाब है, उसके नीचे कैसा बन गया, उच्च दाब, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी, तो ये चिन्ह है, बह रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर उच्च दाब है, यहाँ निम्न दाब है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी, तो ये बह रही है, ठीक है। अब इसके नीचे उच्च दाब है और उसके ऊपर क्या है, निम्न दाब, जैसे कि आपने ये देखा, ठीक है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बह रही है, ठीक है। इसीलिए वायु का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहना क्या है, पवन कहलाता है, ठीक है। अब निम्न दाब का क्षेत्र कब बनता है, जहां पर वायु गर्म होती है, तो वायु गर्म होगी तो वो कैसी होगी, हल्की होगी, ठीक है। निम्न दाब के क्षेत्र में वायु कैसी होगी, गर्म होगी। निम्न दाब के क्षेत्र में वायु कैसी होगी, वायु गर्म होगी, ठीक है। वायु गर्म होगी तो कैसी होगी, हल्की होगी, हल्की होगी तो उठेगी, उठेगी तो ठीक है, इस ये है। और जहां उच्च दाब होगा वहां पर वायु कैसी होगी, वहां वायु ठंडी होगी, ठीक है। ठंडी होगी तो कैसी होगी, भारी होगी, भारी होगी तो नीचे होगी, इसीलिए दोनों जगह उच्च दाब बन गया, ठीक है। यानी कि ये नीचे का जगह है तो नीचे भारी चीज रहती है, हल्की चीज तो ऊपर उठ जाती है, तो उच्च दाब जहां होगा वहां पर ठंडी वायु होगी और जहां पर निम्न दाब होगा वहां पर गर्म होगी, और ये जो वायु है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी, ठीक है। तो अब पवनों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पवन कितनी है, पवन है 3 प्रकार की। कौन कौन सी पवनें, नंबर 1 आ जाती है स्थायी पवनें। स्थायी पवनें जो पूरे वर्ष स्थायी रूप से बहती हैं, निश्चित निश्चित दिशा में बहती हैं। जो पवनें पूरे वर्ष निश्चित दिशा में बहती हैं, जो पवनें पूरी वर्ष निश्चित दिशा में बहती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो स्थायी पवनें कहलाती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मौसमी पवनें। मौसमी पवनें, मौसमी पवनें यानी मौसम के अनुसार पवनें, जो ऐसी पवनें जो ऋतु आने पर बदल जाती हैं, कैसे क्या जाती हैं, मौसमी पवनें। ये किसके अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार चलने वाली पवनें कैसी कहलाती हैं, मौसमी पवनें कहलाती हैं, ठीक है। चलने वाली पवनें मौसमी पवनें कहलाती हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है, स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें, स्थानीय यानी स्थान पर, कुछ विशेष जगहों पर, विशेष स्थानों पर चलने वाली स्थानीय पवनें क्या कहलाती हैं, स्थानीय पवनें कहलाती हैं, ठीक है। विशेष क्षेत्र, जगह या समय पर चलने वाली पवनें स्थानीय पवनें कहलाती हैं, ठीक है। स्थानीय पवनें कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि उत्तर भारत में चलने वाली लू, क्या है, ये स्थानीय पवनें है, क्योंकि इसका स्थान क्या है, उत्तर भारत है स्पेशली। और ये कौन से समय में चलती है, गर्मी के मौसम में, ठीक है, मई जून वाले महीने में, ठीक है। स्थानीय पवनों को हम कह सकते हैं, स्थायी पवनों को, जैसे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो स्थायी पवनें, ठीक है। उत्तर पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनको हम स्थायी पवनें कह सकते हैं, क्योंकि ये पवनें पूरे वर्ष निश्चित दिशा में चलती हैं, ठीक है। मौसमी पवनें जो मौसम के अनुसार होती हैं, ठीक है, मौसम के अनुसार आप जानते ही हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता,
आर्द्रता से मतलब नमी से, ठीक है। आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि आज दिन बहुत आर्द्र है, यानी कि धूप नहीं निकल रही, मौसम सुस्तीला सुस्तीला सा आज, यानी तो उसे क्या कहते हैं हम, आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे कि सर्दियों में कैसे दिन होते हैं, आर्द्र दिन क्या होते हैं, ठीक है। अब आर्द्रता का वर्षा से बहुत बड़ा संबंध है, ठीक है। आर्द्रता कब होती है, जैसे कि जो जलाशयों के रूप में जल पाया जाता है, चाहे वो तालाबों में हो, चाहे वो नहरों में हो, चाहे नदियों में हो, ठीक है। तो उस जल में क्या होता है कि वो जल जल वाष्पित होता है, ठीक है। तो जो वाष्प है वो ऊपर को जाती है उसकी, ठीक है। और जब वो जो जल वाष्प होती है वो ही ऊपर जाकर बादलों का रूप ले लेती है, तो वो क्या है, वो आर्द्रता है, बादलों का रूप ले लेती है। और जब वो इतनी भारी हो जा कि उसका वायु में तैरना नामुमकिन हो, तो वो नीचे गिर जाती है, किस रूप में, वर्षा के रूप में, और उसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो वर्षा कितने प्रकार की होती है, वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कैसी, पर्वतीय वर्षा, और कैसी वर्षा, संवहनीय वर्षा, और तीसरी कौन सी, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया कि अभी जो मैंने अभी बताया वो संवहनीय वर्षा के बारे में बताया, ठीक है। और पर्वतीय वर्षा क्या है, जैसे कि अरब सागर या हिंद महासागर से जब पवनें चलती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारी नमी लेकर आती हैं। जब वो नमी किसी पर्वत से टकराती है तो वो क्या होती है, वहां पर मुड़ ऊपर के ऊपर उठती है, तो वहां पर क्या है, ये वर्षा के रूप में गिरती है, ठीक है। तो वो पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती क्या, चक्रवात के द्वारा जो उत्पन्न होती हैं जो नमी हुई, उसके द्वारा चक्रवात से जो वायु जाती है, जैसे कि स्थानीय समीर और पवन, स्थानीय जो तट है और जो समुद्र है वहां पर चलने वाली जो हवा होती है उनके द्वारा जब नमी लेकर जाई जाती है, तो वो जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो यदि चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स टू वॉच दी वीडियो।